आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि बिना बोले कोई काम मत कीजिए। देखो पूरी सब्ज़ी खराब करके रख दी। भला ऐसे भी कोई सब्ज़ी काटता है? एक जैसे टुकड़े होने चाहिए। आप जाइए अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं खुद काट लूँगी। घर का काम करने के लिए मैं मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई हूँ। ऋचा अपनी सास गीता देवी को खरी खोटी सुनाकर उनके हाथ से चाकू ले लिया और रसोई में चली गई। गीता देवी भी अपना अपमान होता हुआ देखकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब दिन भर अकेले बैठकर करे भी तो क्या करे, सोचती थी बहू की रसोई में मदद कर दूंगी, पर बहू को उनके हाथ से किया गया कोई काम ही पसंद नहीं आता था। हर काम में नुक्स निकाल कर उन्हें कमरे में भेज देती, फिर शाम को बेटे रवि के आने पर उस पर गुस्सा निकालती थी और कहती, सारा दिन मैं अकेली रसोई में खटती रहती हूँ, तुम्हारी माँ तो कुछ करती ही नहीं है। ज़्यादा बैठी रहेगी तो शरीर में जंग लग जाएगी, फिर हमें ही सेवा करनी होगी। रवि को भी लगता था कि ऋचा दिन भर अकेले काम करती है, इसलिए वो भी अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। गीता जी की उम्र 70 पार हो चली थी। ऐसा नहीं था कि वो बीमार रहती है या उनसे काम नहीं होता है। इस उम्र में भी उनके हाथ पैर अच्छे से चल रहे थे। बहू अकेली काम करके थक जाती थी और वो ये बताना चाहती थी कि आपकी मदद के बिना भी मैं घर संभाल सकती हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा घर अच्छे से संभाल सकती हूँ। अब 50 साल जिसने गृहस्थी चलाई है, उसे क्या घर चलाना नहीं आएगा? पर बहू सोचती है कि अब ये घर सिर्फ मेरा है और इसलिए बुढ़ापे में उसने अपनी सास का रसोई में प्रवेश बंद करवा दिया है। ऐसा लगता है उसने मुझसे किनारा कर लिया है, उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर के कोने में पड़ा कोई बेकार सा सामान बन गई हूँ। ये सब सोचकर गीता देवी सिसकने लगी, पर उनके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बच्चों के स्कूल से आने की आवाज़ आई। वो दौड़कर बाहर गई कि उनका बस्ता लेकर अंदर आ जाऊंगी, क्योंकि ऋचा अपने कमरे में आराम कर रही थी। रूही और नीरव दोनों सीढ़ियों से आ रहे थे। उन्होंने दोनों का बस्ता ले लिया और कमरे में ले आई। वो दोनों को खाना देने रसोई में पहुंची थी कि ऋचा आ गई और बोलने लगी, आप तो रहने ही दीजिए, बच्चों को उनकी पसंद का खाना माँ ही दे सकती है। आप तो सब्जी भी ज़्यादा गर्म करके दे दोगी तो इनका मुंह जल जाएगा। आप तो अपने कमरे में ही चली जाइए। फिर से अपमानित होकर गीता देवी मुंह लटकाकर चली गई। मन था पोते और पोती को अपने हाथ से निवाला खिलाती, उनकी स्कूल की बातें सुनती, दोस्तों के किस्से सुनती, पर ऋचा दोनों बच्चों और दोनों का खाना लेकर कमरे में चली गई और अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बहू के कमरे में चली जाए। सुबह से पूजा पाठ भी कर लिया, अब क्या करे? दिन भर बैठा भी नहीं जाता, मन कचोटता है। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। लगता है बर्तन मांजने वाली आ गई। वो आदत के मुताबिक रसोई में गई और बर्तन खाली करके सिंक में रखने लगी। तभी ऋचा दौड़ती हुई आई। आपसे मना किया था रसोई में मत आया कीजिए। अब ये मेरी रसोई है तो मैं संभाल लूँगी। अब देखो ना, इतनी सारी सब्जी इस छोटे से बर्तन में निकाल दी,
फ्रिज में रखूँगी तो फैल जाएगी और मुझे फ्रिज भी साफ़ करना होगा। आप मेरी काम में मदद ना ही करो तो अच्छा है, मेरा तो काम बढ़ जाता है। और ऋचा वो ही बर्तन फ्रिज में रख कर चली गई। गीता देवी अपने कमरे में चली गई। अब दिन भर दीवारों से क्या बातें करे, सोचा थोड़ी देर टीवी ही चलाकर देख ले। ड्राइंग रूम में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद ऋचा धमक गई, इतनी तेज आवाज़ में टीवी चला रखी है, बच्चे सो रहे हैं, आवाज़ बंद कीजिए, केबल टीवी देख लीजिए, सुनना ज़रूरी नहीं है। उनकी आंखें भर आई, बिस्तर पर जाकर लेट गई और सुबकने लगी और खुद से ही बातें करने लगी। ये बुढ़ापा तो बड़ा ही दर्द भरा है, जवानी कब बच्चों की परवरिश में निकल गई पता ही नहीं चला। 2 बच्चे हुए थे। अंकिता बिटिया के 3 साल बाद रवि हुआ था। दोनों बच्चे के स्कूल, होमवर्क, अन्य गतिविधियों में कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों का टिफ़िन बनाती थी, फिर स्कूल छोड़कर आती थी। घर आकर अपने पति विनय का लंच बॉक्स पैक करती, फिर पूरे फैले हुए घर को समेटती थी। जगह जगह चप्पलें, तौलिया, रुमाल, मोजे रहते थे। तेल की शीशी के ढक्कन तक बंद नहीं करते थे। उन्हें बंद करके कंघे, रबर क्लिप, पाउडर, क्रीम सब अच्छे से ड्रेसिंग में सेट करती। कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाकर रसोई की बारी आती थी, भाग दौड़ कर सब काम निपटाती थी। उस जमाने में तो काम वाली बाई भी नहीं आती थी। दोपहर का खाना बनाती थी और फिर बच्चों को लेने स्कूल जाती थी। उनका होमवर्क करवाना, कपड़े प्रेस करना, यूनिफॉर्म सहेजना, किताबें कॉपियाँ ढूंढना, सभी काम रहते थे। शाम को बच्चे के साथ खेलना और रात को खाना खाने के बाद सारा काम निपटा कर सोना। दिन भर के थक जाने के बाद रात को बड़ी गहरी नींद आती थी और अगले दिन से वो दिनचर्या सालों ऐसी व्यस्त जिंदगी जी थी। कॉलेज में आने के बाद भी दोनों बच्चे हर काम के लिए गीता देवी पर ही निर्भर रहते थे। अब अंकिता भी बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की सारी तैयारियां की थी। कपड़े और गहनों को खरीदना और लेन देन के उपहार, मेहमानों की लिस्ट बनाना, उधर रसोई भी संभालना, सब कुछ अकेले किया। बड़ी ही कुशलता और मितव्ययता से किया। अंकिता की शादी के बाद रवि की भी शादी निपटाई, पर अंकिता बराबर गीता देवी का हाथ बटा रही थी। अपनी ही माँ की परछाई थी। ऋचा बहू बनकर घर में आ गई थी। स्वभाव की तेज और अक्खर थी। सामने वाले का 1 मिनट में अपमान कर देती थी। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। विनय जी भी चुप ही रहते थे। जितना कम से कम हो उतना ही बोलते थे। वो कभी सीधे ऋचा को किसी काम के लिए नहीं कहते थे। अब नौकरी से रिटायर हो गए थे और ऋचा भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी। गीता देवी अभी भी कुशलता से रसोई और घर संभाल ही रही थी, लेकिन कहते हैं ना, औरत का सुहाग उजड़ते ही रिश्ते भी उजड़ जाते हैं। विनय जी के जाने के बाद गीता देवी अकेली रह गई थी। अब उनकी घर में कदर कम हो गई थी। अपने ससुर विनय जी से तो ऋचा फिर भी जुबान की शर्म रखती थी, पर अब वो शर्म भी चली गई। अब उसने घर और बाहर की कमान अपने हाथों में ले ली थी। विधवा सासू माँ का घर में रहना उसे अखरने लगा था। अब वो उनकी उपेक्षा करने लगी थी। गीता देवी अकेली रहती तो कभी उनके पास
ना भटकती और बच्चों के साथ भी घुलने मिलने नहीं देती थी। रवि को भी अपने और बच्चों के काम में लगाए रखती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि बेटे की पसंद की सब्जी बना दूं, पर बहू ने टोक दिया, आप तो रहने ही दीजिए, दुनिया भर का तेल मसाला उसमें डाल दोगी और वो सब्जी इन्हें नुकसान कर जाएगी। बैठे बिठाए दो रोटी मिल ही रही है तो रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, पर हमारी दुनिया में ज़्यादा दखल अंदाजी ना ही करो तो अच्छा है। आप अपने कमरे में ही रहा कीजिए, बाहर आकर सबको परेशान मत करा कीजिए। अब कल ही बच्चों के कलर पेंसिल से ड्राइंग करने लगी थी। ये कोई उम्र है बच्चों के रंगों से खेलने की, लिहाज किया करें। कुछ तो वो फिर से अपना सा मुँह बनाकर रह गई। अब उनका अपना कुछ था ही नहीं, जो भी था वो पैसा बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई और घर में लग गया था। एक दिन उन्होंने रवि को कहा कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दे, तो रवि के माथे पर सिकन आ गई। क्या मम्मी, आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है? और इधर मैं और ऋचा दिन रात खटकते रहते हैं। ऋचा सारे घर का काम अकेले करती है, बच्चों को संभालती है, खुद पढ़ाती है, और आप हो कि पैसे खर्च करने की बात बोल रही हो। मेरी भी कमाई घर राशन पानी कपड़ों बच्चों की स्कूल फी में खर्च हो जाती है, पैसा बचता ही कहाँ है जो आपको भेज दूँ। वो अब बेटे और बहू के व्यवहार और उपेक्षा से पूरी तरह आहत हो चुकी थी। वो शाम को सैर पर जाया करती थी। वहीं उनकी एक सहेली बनी, निर्मला नाम था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब वो अपनी तकलीफ़ें निर्मला जी को बताने लगी। दोनों हम उम्र थी, कल तुम मेरे साथ वृद्धा आश्रम चलोगी? अचानक निर्मला द्वारा पूछे गए सवाल से वो हैरान रह गई। हाँ, पर वहाँ क्यों? गीता देवी ने सवाल किया। वो कल मेरा जन्मदिन है तो मैं वहाँ मनाना चाहती हूँ। उन लोगों को भी तो लगना चाहिए कि कोई उनका है जो अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटना चाहती है। अच्छा, मैं भी चलूँगी, पर मैं इससे पहले कभी नहीं गई हूँ। वहाँ तो सभी दुखी जन रहते होंगे जिन्हें उनके बहू बेटों ने घर से निकाल दिया होगा। गीता देवी ने कहा। निर्मला जी बोली, बहू बेटे अपनी माँ की उपेक्षा करे, ये भी जीवन से निकाल देने जैसा ही है। घर में रहकर अपमान करे, दो रोटी भी ताना देकर खिलाए, इससे अच्छा तो यहीं वृद्धा आश्रम है। कम से कम सुकून से जी तो सकते हैं। वहाँ जन्मदिन मनाने का एक बहाना है। मैं भी कभी नहीं गई, पर एक बार इसी बहाने जाकर देखना चाहती हूँ। आखिर निर्मला जी की भी स्थिति उनके घर में सही नहीं थी। दोनों सहेलियाँ ही अपने घर में उपेक्षित थी। अगले दिन दोनों वहाँ चल दी। वहाँ पर मिठाई बाँटी, सभी वृद्ध महिलाओं से मिली, उनका दुख दर्द सुना और वहाँ की सारी व्यवस्था दिनचर्या देखी। कुछ महिलाएं बच्चों को सिलाई, कसीदा कड़ी और बुनाई भी सिखा रही थी। सबके चेहरे पर हंसी थी, सभी खुश थी, आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। सीखने वाली बच्चियां पास ही स्थित अनाथालय की थी। उन्हें सिखाने का कुछ पैसा नहीं मिल रहा था, पर फिर भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उनकी पथराई आँखें इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों का बचपन देख रही थी। गीता जी और निर्मला जी को बहुत अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया। ये निर्णय
लेना आसान नहीं था, पर अब दोनों सहेलियों का अपने बेटे बहू के साथ रहना संभव नहीं था। दोनों का घर में होना ना होना बराबर ही था। आज भी वो घर देर से पहुंची। किसी ने पूछा तक नहीं कि आप कहाँ गई थी, आप इतनी देर से क्यों आई हो। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांध लिया और बहू बेटे से कहा कि वो उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी। वो वृद्धा आश्रम जा रही है क्योंकि अब वो समझ गई है कि वृद्धा आश्रम ही जीवन के अंतिम पड़ाव की सच्चाई है और उन्हें जाना ही होगा। तब बहू बोलती है, अच्छा अब घर में चैन ना मिला तो हमें बाहर रिश्तेदारों में बदनाम कर रही हो। सब कहेंगे कि एक माँ ना संभाली गई और वृद्धा आश्रम भेज दिया, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ऋचा तुनकते हुए बोली, मम्मी ये क्या तमाशा है, आप मुझे बदनाम करना चाहती हो कि बेटा माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आया। 2 रोटी भारी पड़ गई थी। तभी गीता देवी चीखी, चुप रहो तुम दोनों। समाज रिश्तेदारों की परवाह है कि वो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पर अपनी माँ की परवाह नहीं कि वो क्या सोचती है, कितनी दुखी और परेशान रहती है। ताने देकर 2 रोटी देने से बच्चों का फर्ज पूरा नहीं हो जाता है। बुजुर्गों को 2 रोटी के साथ बच्चों का प्यार और सम्मान भी चाहिए। मेरे साथ घर में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे मैं अछूत हूँ। मुझसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता है। मैं एक ही घर में साथ रहने के बावजूद अपने पोते और पोती को लाड नहीं कर पाती। परिवार का हिस्सा तुम लोग मुझे मानते ही कहाँ हो। 50 साल रसोई संभाली है और ऋचा कहती है कि मुझे सब्जी ढंग से काटनी नहीं आती है। फ्रिज को हाथ मत लगाओ, बच्चों के रंग मत छेड़ो, ड्राइंग रूम में टीवी मत देखो, किसी से बात मत करो, रसोई में मत जाओ, बस अपने कमरे में निर्जीव सामान की तरह पड़े रहो। तो बहू मैं निर्जीव वस्तु नहीं हूँ, मुझमें अभी सांसें चलती है, जिंदगी बाकी है, मेरे पास भी हुनर है, इच्छाएं हैं, मैं भी उन्हें भी पूरा करना चाहती हूँ। यहाँ घर में तो मेरे शरीर और मन को जंग लग जाएगी, इसलिए मैं इस घर के माहौल से दूर जाना चाहती हूँ। इस तरह की अपमान और जहर से भी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है। कोई भी अपने मन से अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर वृद्धा आश्रम जाना नहीं चाहता है, पर माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। गीता देवी की बातें सुनकर ऋचा और रवि की नज़रें झुक गई, पर उन दोनों की ओर देखे बिना ही उन्होंने अपना सामान उठा लिया और वो बाहर खड़ी निर्मला जी के साथ नई जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए चल दी। दोस्तों, परिवार में वृद्ध के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें किसी भी घर के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। पुराने सामान की तरह वह घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं। उन्हें भी जीने की इच्छा होती है, उन्हें भी खुश होने का अधिकार है, पर अपने ही परिवार में उन्हें अपमानित होना पड़ता है, जिस कारण से वृद्धा आश्रम में रहना पसंद करते हैं और अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।